अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में सुल्तान केज काउच को एक जगह बांध दिया जाता है। इतने में दरक्योस के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। उरानूस कहता है वहां एक आदमी दरख्त के साथ बंधा हुआ है हजूर। इतने में दरक्योस उसे देख कर कहता है ये तो वही है सुल्तान केज काउच, आज हमारा बहुत खुशकिस्मत दिन है, हम संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लेंगे। इतने में कुछ मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। मंगोल सुल्तान केज काउच को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरक्योस कहता है हमें अभी हमला करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और सिपाही आ जाए। अगर हमने संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लिए तो हलाकू खां हमारे सामने बेबस हो जाएगा और वह हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तु साहब कह रहे थे अल्लाह के हुक्म से और अपने दिमाग के इस्तेमाल से हमने अपना कबीला आजाद करवा लिया है, अब अगली बारी सौगौत की है। ये सुनकर हकीम हरतू कहता है उस गलीज अली जज ने बिबोरत को सरदार आला बनाया है। बिबोरत ये सब कुछ खड़ा होकर नहीं देखेगा सरदार। ये सुनकर अर्तुर साहब कहते हमने सोगत को अपनी तलवारों से फतह किया था। तुर्क रवायात वाजिया है, वो उसी जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे जिसे वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगह में सुल्तान केज का उसको मंगोलों ने घेरा हुआ था। एक सिपाही कहता खोलो इसे। ये सुनकर एक सिपाही से खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह दरक्योस उस आदमी को मार देता है और अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह दरक्योस के आदमी मंगोलों के आदमियों को मार देते हैं। फिर एक आदमी आगे बढ़ता है और सुल्तान केज काउच को खोलता है, जबकि दूसरा आदमी संदूक उठा लेता है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। बिबलत और उनके आदमी वहां पहुंच चुके थे, जिनमें मंगोल भी शामिल थे। इतने में तुर्गुत और उसके साथी मंगोलों के बेस पे वहां पहुंच जाते हैं और सुल्तान केज काउच तक पहुंच जाते हैं। वापसी फौरन सुल्तान केज काउच की रस्सी काट देता है और नीचे उतर आते हैं और उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। ये देखकर भी बोलत कहता है यरनाल वो सुल्तान केज काउच को लेकर जा रहे हैं, उनका पीछा करो। बामसी तुर्गुत को कहता है तुम लोग जाओ, मैं इस कुत्ते को देख लूंगा। इतने में यनार बामसी के करीब पहुंच जाता है और वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुर साहब और उनके साथी सोगत पहुंच जाते हैं। सब लोग बुलंद आवाज में अर्तुर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अर्तुर साहब जब आगे आते हैं तो देखते हैं उमर कबीले के झंडे हर तरफ लगे होते हैं। अर्तुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं ये झंडे उतार दो और काय कबीले के झंडे लगा दें। ये कहकर अर्तुर साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जडाल और वापसी के दरमियान लड़ाई शुरू थी। बामसी यनाल के पेट में तलवार घोंप कर कहता है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था यनाल, तुम इसके हकदार हो। ये कहकर बामसी अपनी तलवार खींच लेता है। यनाल नीचे गिर जाता है। फिर बामसी वहां से चला जाता है। इसी दौरान दरक्योस और अलीजंग के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से बहुत सारे आदमी मारे गए थे। फिर सबत अपने सिपाहियों को कहता है सुल्तान केज काउच के पीछे जाओ। दूसरी तरफ सोगत में उमर कबीले के झंडे उतार कर काई कबीले के झंडे लगाए जाते हैं। सोगत के लोग बहुत खुश थे। इतने में उमर कबीले के कुछ सिपाही यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उमर कबीले यानी सरदार आला का झंडा उतारने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? इतने में अर्तुर साहब वहां पहुंच जाते हैं। उमर कबीले के सिपाही अपनी तलवारें निकालना शुरू कर देते हैं। अर्तुर साहब कहते हैं मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, अपना हक लेने आया हूँ। सिपाही कहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, कमांडर अली जज ने सोगत और सरदार आला का ओहदा बिबोरा साहब को दिया है। अर्तुर साहब कहते हैं किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे हक को छीन सके। सिपाही कहता है
तो तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना होगा। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह उमर कबीले के सिपाहियों को काबू में कर लिया जाता है। फिर अर्तु साहब कहते हैं कोई मुझसे शौकत हासिल करना चाहता है तो वो अपनी तलवार के साथ मेरे सामने आए और दूसरों के साय के पीछे मत छुपे। अलीजा जो हलाकू खां के सामने ये पैगाम भेज दे कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल ने सोगत वापस ले लिया है। फिर अर्तुल साहब आगे बढ़ते हैं तो भारत के मजीद सिपाही आगे आ जाते हैं। तो एक सिपाही कहता है आप आगे नहीं बढ़ सकते अर्तुल साहब, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं मैं यहाँ इजाजत लेने नहीं अपना हक लेने आया हूँ। इस तरह सारे सिपाही गिर जाते हैं। इतने में सिरमा और बिल्की खातून वहां पहुंच जाती हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर बिल्की खातून कहती है इसका क्या मतलब है अर्तुल साहब, लेकिन अर्तुल बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सिरमा खातून कहती है यह बिबौरत यानी सरदार आला का घर है, आप ये क्या कर रहे हैं। इतने में सरदार खातून वहां पहुंच जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर अर्तुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं उमर कबीले के सिपाहियों से तलवारें ले मैं सोगत में उमर कबीले के सिपाही नहीं देखना चाहता। सराह महल के अंदर भी उमर कबीले के झंडे उतार दें और काय कबीले के झंडे लगा दें। बिल्की खातून कहती है आप सरदार आला बिबौरत के घर पर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं। अर्तुल साहब बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्की खातून भी अर्तुल साहब के साथ चल पड़ती है। अंदर आकर भी बिल्की खातून अर्तुल साहब को बहुत सारी आवाजें देती हैं। अर्तुल साहब उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते और कहते हैं अंदर आ जाओ, हम अंदर आकर बात करते हैं। इसी दौरान उमर कबीले के झंडे उतार कर काय कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सबत और उसके सिपाही सुल्तान केशगढ़ की तलाश में एक जगह पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। तुर्गुत और बामसी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। फिर वो हमला कर देते हैं। इस तरह सबत और उसके आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत सुल्तान केशगढ़ से पूछते हैं कि आप ठीक है सुल्तान। केशगढ़ कहते हैं मैंने इनका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब्दुलरहमान कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कोई और सिपाही आ जाए। तुर्गुत कहता है हम जाएंगे अब्दुलरहमान, लेकिन पहले अलीजा को दिखाएंगे कि वो पूरी तरह हार चुका है। दूसरी तरफ सौगत में बिल्की खातून अर्तुल साहब के पास पहुंचती है और कहती है आप बात क्यों नहीं कर रहे। अर्तुल साहब कहते हैं ये झंडा आपके कबीले में होना चाहिए था बिल्की खातून, यहाँ नहीं। ये बिल्की खातून झंडा लेकर कहती है मुझसे बात करे, ये आप क्या कर रहे हैं। अर्तुल साहब कहते हैं ये सही वक्त था कि मैं अपना हक वापस ले लूं। आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की थी बिल्की खातून, जल्द उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा। बिल्की खातून कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, सोगत पर आपका हक है। क्या इस तरह हमला करके आपको इसे वापस लेना चाहिए था। अर्तुल साहब कहते हैं हमारी फतह की जमीनों की हिफाजत करना हमारी इज्जत का मामला है बिल्की खातून। जब हमारी इज्जत का मामला होता है तो हम किसी के साथ मशवरा नहीं करते, हम सही वक्त पर हरकत में आते हैं। बिल्की खातून कहती है ये सही नहीं है, ऐसा करके आप पूरे मुल्क कबीले को अपने खिलाफ कर रहे हैं। अर्तुल साहब कहते हैं बुज़दिल हर रोज मरता है, जबकि बहादुर एक बार मरता है और वो मर्दों की तरह मरता है। मैंने सिर्फ इंसाफ कायम किया है और मैं तमाम तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बिल्की खातून कहते हैं दोनों कबीले के भाईचारे के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं हक का रास्ता अल्लाह का रास्ता होता है और वो मुश्किल होता है, एक आदमी को मजबूत होना चाहिए। बिल्की खातून कहती है मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ये कहकर वो चली जाती है। नीचे सिरमा खातून कई कबीले के झंडे देकर शदीद गुस्से में थी, जबकि सरदार खातून मुस्कुरा रही थी। ऊपर अर्तुल साहब गुटकुट को बुलाकर कहते हैं सोगत के लोगों को इकट्ठा करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज में सुल्तान केज काउच को एक जगह बांध दिया जाता है। इतने में दरक्योस के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। उरानूस कहता है वहां एक आदमी दरख्त के साथ बंधा हुआ है हजूर। इतने में दरक्योस उसे देखकर कहता है ये तो वही है सुल्तान केज काउच, आज हमारा बहुत खुशकिस्मत दिन है, हम संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लेंगे। इतने में कुछ मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। मंगोल सुल्तान केज काउच को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरक्योस कहता है हमें अभी हमला करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और सिपाही आ जाए। अगर हमने संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लिए तो हलाकू खां हमारे सामने बेबस हो जाएगा और वह हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ कई कबीले में अर्तुल साहब कह रहे थे
अल्लाह के हुक्म से और अपने दिमाग के इस्तेमाल से हमने अपना कबीला आजाद करवा लिया है। अब अगली बारी सौगौत की है। ये सुनकर हकीम हरतू कहता है, उस गलीज अलीजद ने बिबौरत को सरदार आला बनाया है। बिबौरत ये सब कुछ खड़ा होकर नहीं देखेगा सरदार। ये सुनकर अरतुर साहब कहते, हमने सोगत को अपनी तलवारों से फतह किया था। तुर्क रवायात वाजिया है, वो उसी जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे जिसे वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगह में सुल्तान केज का उसको मंगोलों ने घेरा हुआ था। एक सिपाही कहता, खोलो इसे। ये सुनकर एक सिपाही उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह दरक्योस उस आदमी को मार देता है और अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह दरग्योस के आदमी मंगोलों के आदमियों को मार देते हैं। फिर एक आदमी आगे बढ़ता है और सुल्तान केज का उसको खोलता है, जबकि दूसरा आदमी संदूक उठा लेता है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। बिबौलत और उनके आदमी वहां पहुंच चुके थे, जिनमें मंगोल भी शामिल थे। इतने में तुर्गुत और उसके साथी मंगोलों के बेस पे वहां पहुंच जाते हैं और सुल्तान केज का उस तक पहुंच जाते हैं। वापसी फौरन सुल्तान केज का उसकी रस्सी काट देता है और नीचे उतर आते हैं और उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। ये देखकर भी बोलत कहता है, जरनाल वो सुल्तान केज का उसको लेकर जा रहे हैं, उनका पीछा करो। बामसी तुर्गुत को कहता है, तुम लोग जाओ, मैं इस कुत्ते को देख लूंगा। इतने में जनाब बामसी के करीब पहुंच जाता है और वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत का मंजर दिखाया जाता है। अरतुर साहब और उनके साथी सोगत पहुंच जाते हैं। सब लोग बुलंद आवाज में अरतुर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अरतुर साहब जब आगे आते हैं तो देखते हैं उमर कबीले के झंडे हर तरफ लगे होते हैं। अरतुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, ये झंडे उतार दो और काय कबीले के झंडे लगा दें। ये कहकर अरतुर साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जडाल और वापसी के दरमियान लड़ाई शुरू थी। बामसी यनाल के पेट में तलवार घोंप कर कहता है, यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था यनाल, तुम इसके हकदार हो। ये कहकर बामसी अपनी तलवार खींच लेता है। यनाल नीचे गिर जाता है। फिर बामसी वहां से चला जाता है। इसी दौरान दरग्योस और अलीजद के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से बहुत सारे आदमी मारे गए थे। फिर सबत अपने सिपाहियों को कहता है, सुल्तान केज का उसके पीछे जाओ। दूसरी तरफ सोगत में उमर कबीले के झंडे उतार कर काई कबीले के झंडे लगाए जाते हैं। सोगत के लोग बहुत खुश थे। इतने में उमर कबीले के कुछ सिपाही यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उमर कबीले यानी सरदार आला का झंडा उतारने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? इतने में अरतुर साहब वहां पहुंच जाते हैं। उमर कबीले के सिपाही अपनी तलवारें निकालना शुरू कर देते हैं। अरतुर साहब कहते हैं, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, अपना हक लेने आया हूँ। सिपाही कहते हैं, यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है। कमांडर अलीजद ने सोगत और सरदार आला का ओहदा बिबौर साहब को दिया है। अरतुर साहब कहते हैं, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे हक को छीन सके। सिपाही कहता है, तो तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना होगा। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह उमर कबीले के सिपाहियों को काबू में कर लिया जाता है। फिर अरतुर साहब कहते हैं, कोई मुझसे सोगत हासिल करना चाहता है तो अपनी तलवार के साथ मेरे सामने आए और दूसरों के साय के पीछे मत छुपे। अलीजा जो हलागू खां के सामने ये पैगाम भेज दे कि सुलेमान शाह के बेटे अरतुर ने सोगत वापस ले लिया है। फिर अरतुर साहब आगे बढ़ते हैं तो बिबौरत के मजीद सिपाही आगे आ जाते हैं। तो एक सिपाही कहता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते अरतुर साहब, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अरतुर साहब कहते हैं, मैं यहाँ इजाजत लेने नहीं, अपना हक लेने आया हूँ। इस तरह सारे सिपाही गिर जाते हैं। इतने में सिरमा और बिल्की खातून वहां पहुंच जाती हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर बिल्की खातून कहती है, इसका क्या मतलब है अरतुर साहब? लेकिन अरतुर बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सिरमा खातून कहती है, यह बिबौरत यानी सरदार आला का घर है, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने में सरदार खातून वहां पहुंच जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर अरतुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, उमर कबीले के सिपाहियों से तलवारें ले। मैं सोगत में उमर कबीले के सिपाही नहीं देखना चाहता। सराह महल के अंदर भी उमर कबीले के झंडे उतार दें और काय कबीले के झंडे लगा दें। बिल्की खातून कहती है, आप सरदार आला बिबौरत के घर पर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं? अरतुर साहब बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्की खातून भी अरतुर साहब के साथ चल पड़ती है। अंदर आकर भी बिल्की खातून अरतुर साहब को बहुत सारी आवाजें देती हैं। अरतुर साहब उसकी किसी बात के जवाब नहीं देते और कहते हैं, अंदर आ जाओ, हम अंदर आकर बात करते हैं। इसी दौरान उमर कबीले के झंडे उतार कर काय कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं।
दूसरी तरफ जंगल में सबत और उसके सिपाही सुल्तान केशगढ़ की तलाश में एक जगह पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। तुर्गुत और बामसी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, फिर वो हमला कर देते हैं। इस तरह सबत और उसके आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत सुल्तान केशगढ़ से पूछते हैं कि आप ठीक है सुल्तान? केशगढ़ कहते हैं मैंने इनका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब्दुलरहमान कहते हैं हमें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कोई और सिपाही आ जाए। तुर्गुत कहते हैं हम जाएंगे अब्दुलरहमान, लेकिन पहले अली जग को दिखाएंगे कि वो पूरी तरह हार चुका है। दूसरी तरफ सौगत में बिल्की खातून अर्तुर साहब के पास पहुंचती है और कहती है आप बात क्यों नहीं कर रहे? अर्तुर साहब कहते हैं ये झंडा आपके कबीले में होना चाहिए था बिल्की खातून, यहाँ नहीं। ये बिल्की खातून झंडा लेकर कहती है मुझसे बात करिए, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्तुर साहब कहते हैं ये सही वक्त था कि मैं अपना हक वापस ले लूं। आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की थी बिल्की खातून, जल्द उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा। ये बिल्की खातून कहती है आप ठीक कह रहे हैं, सोगत पर आपका हक है। क्या इस तरह हमला करके आपको इसे वापस लेना चाहिए था? अर्तुर साहब कहते हैं हमारी फतह की जमीनों की हिफाजत करना हमारी इज्जत का मामला है बिल्की खातून। जब हमारी इज्जत का मामला होता है तो हम किसी के साथ मशवरा नहीं करते, हम सही वक्त पर हरकत में आते हैं। ये बिल्की खातून कहती है ये सही नहीं है, ऐसा करके आप पूरे मुल्क कबीले को अपने खिलाफ कर रहे हैं। अर्तुर साहब कहते हैं बुज़दिल हर रोज मरता है, जबकि बहादुर एक बार मरता है और वो मर्दों की तरह मरता है। मैंने सिर्फ इंसाफ कायम किया है और मैं तमाम तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बिल्की खातून कहते दोनों कबीले के भाईचारे के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं हक का रास्ता अल्लाह का रास्ता होता है और वो मुश्किल होता है, एक आदमी को मजबूत होना चाहिए। ये बिल्की खातून कहती है मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ये कहकर वो चली जाती है। नीचे सिरमा खातून कई कबीले के झंडे देखकर शदीद गुस्से में थी, जबकि सरदार खातून मुस्कुरा रही थी। ऊपर अर्तुल साहब गुटकुट को बुलाकर कहते हैं सोगत के लोगों को इकट्ठा करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज में सुल्तान केज काउच को एक जगह बांध दिया जाता है। इतने में दरक्योस के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। उरानूस कहता है वहां एक आदमी दरख्त के साथ बंधा हुआ है हजूर। इतने में दरक्योस उसे देखकर कहता है ये तो वही है सुल्तान केज काउच, आज हमारा बहुत खुशकिस्मत दिन है, हम संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लेंगे। इतने में कुछ मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। मंगोल सुल्तान केज काउच को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरक्योस कहता है हमें अभी हमला करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और सिपाही आ जाए। अगर हमने संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लिए तो हलाकू खां हमारे सामने बेबस हो जाएगा और वह हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ कई कबीले में अर्तुर साहब कह रहे थे अल्लाह के हुक्म से और अपने दिमाग के इस्तेमाल से हमने अपना कबीला आजाद करवा लिया है, अब अगली बारी सौगौत की है। ये सुनकर हकीम हरतू कहता है उस गलीज अली जज ने बिबौरत को सरदार आला बनाया है, बिबौरत ये सब कुछ खड़ा होकर नहीं देखेगा सरदार। ये सुनकर अर्तुर साहब कहते हमने सोगत को अपनी तलवारों से फतह किया था, तुर्क रवायात वाजिया है, वो उसी जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे जिसे वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगह में सुल्तान केज का उसको मंगोलों ने घेरा हुआ था। एक सिपाही कहता खोलो इसे। ये सुनकर एक सिपाही इसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह दरक्योस उस आदमी को मार देता है और अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह दरक्योस के आदमी मंगोलों के आदमियों को मार देते हैं। फिर एक आदमी आगे बढ़ता है और सुल्तान केज का उसको खोलता है, जबकि दूसरा आदमी संदूक उठा लेता है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। बिबौलत और उनके आदमी वहां पहुंच चुके थे, जिनमें मंगोल भी शामिल थे। इतने में तुर्गुत और उसके साथी मंगोलों के बेस पे वहां पहुंच जाते हैं और सुल्तान केज का उस तक पहुंच जाते हैं। बामसी फौरन सुल्तान केज का उसकी रस्सी काट देता है और नीचे उतर आते हैं और उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। ये देखकर भी बोलत कहता है यरनाल वो सुल्तान केज का उसको लेकर जा रहे हैं, उनका पीछा करो। बामसी तुर्गुत को कहता है तुम लोग जाओ, मैं इस कुत्ते को देख लूंगा। इतने में यनार बामसी के करीब पहुंच जाता है और वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सौगत का मंजर दिखाया जाता है।
अर्थुर साहब और उनके साथी सोगत पहुंच जाते हैं। सब लोग बुलंद आवाज में अर्थुर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अर्थुर साहब जब आगे आते हैं तो देखते हैं उमर कबीले के झंडे हर तरफ लगे होते हैं। अर्थुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं ये झंडे उतार दो और काय कबीले के झंडे लगा दें। ये कहकर अर्थुर साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जडाल और वापसी के दरमियान लड़ाई शुरू थी। बामसी यनाल के पेट में तलवार घोंप कर कहता है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था यनाल, तुम इसके हकदार हो। ये कहकर बामसी अपनी तलवार खींच लेता है। यनाल नीचे गिर जाता है। फिर बामसी वहां से चला जाता है। इसी दौरान दरक्योस और अलीजंग के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से बहुत सारे आदमी मारे गए थे। फिर सबोतय अपने सिपाहियों को कहता है सुल्तान केज का उसके पीछे जाओ। दूसरी तरफ सोगत में उमर कबीले के झंडे उतार कर काय कबीले के झंडे लगाए जाते हैं। सोगत के लोग बहुत खुश थे। इतने में उमर कबीले के कुछ सिपाही यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उमर कबीले यानी सरदार आला का झंडा उतारने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? इतने में अर्थुर साहब वहां पहुंच जाते हैं। उमर कबीले के सिपाही अपनी तलवारें निकालना शुरू कर देते हैं। अर्थुर साहब कहते हैं मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, अपना हक लेने आया हूँ। सिपाही कहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है। कमांडर अलीजाद ने सोगत और सरदार आला का ओहदा बिबोरा साहब को दिया है। अर्थुर साहब कहते हैं किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे हक को छीन सके। सिपाही कहता है तो तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना होगा। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह उमर कबीले के सिपाहियों को काबू में कर लिया जाता है। फिर अर्थुर साहब कहते हैं कोई मुझसे शौकत हासिल करना चाहता है तो अपनी तलवार के साथ मेरे सामने आए और दूसरों के साय के पीछे मत छुपे। अलीजा जो हलागू खां के सामने ये पैगाम भेज दे कि सुलेमान शाह के बेटे अर्थुर ने सोगत वापस ले लिया है। फिर अर्थुर साहब आगे बढ़ते हैं तो बिबोरत के मजीद सिपाही आगे आ जाते हैं। तो एक सिपाही कहता है आप आगे नहीं बढ़ सकते अर्थुर साहब, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अर्थुर साहब कहते हैं मैं यहाँ इजाजत लेने नहीं अपना हक लेने आया हूँ। इस तरह सारे सिपाही गिर जाते हैं। इतने में सिरमा और बिल्की खातून वहां पहुंच जाती हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर बिल्की खातून कहती है इसका क्या मतलब है अर्थुर साहब? लेकिन अर्थुर बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सिरमा खातून कहती है यह बिबोरत यानी सरदार आला का घर है, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने में सरदार खातून वहां पहुंच जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर अर्थुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं उमर कबीले के सिपाहियों से तलवारें ले ले। मैं सोगत में उमर कबीले के सिपाही नहीं देखना चाहता। सराह महल के अंदर भी उमर कबीले के झंडे उतार दें और काय कबीले के झंडे लगा दें। बिल्की खातून कहती है आप सरदार आला बिबोरत के घर पर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं? अर्थुर साहब बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्की खातून भी अर्थुर साहब के साथ चल पड़ती है। अंदर आकर भी बिल्की खातून अर्थुर साहब को बहुत सारी आवाजें देती हैं। अर्थुर साहब उसकी किसी बात के जवाब नहीं देते और कहते हैं अंदर आ जाओ, हम अंदर आकर बात करते हैं। इसी दौरान उमर कबीले के झंडे उतार कर काय कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सबोतय और उसके सिपाही सुल्तान केशगढ़ की तलाश में एक जगह पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। तुर्गुत और बामसी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। फिर वो हमला कर देते हैं। इस तरह सबोतय और उसके आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत सुल्तान केशगढ़ से पूछते हैं कि आप ठीक है सुल्तान? केशगढ़ कहते हैं मैंने इनका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब्दुलरहमान कहते हैं हमें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कोई और सिपाही आ जाए। तुर्गुत कहते हैं हम जाएंगे अब्दुलरहमान, लेकिन पहले अलीजंग को दिखाएंगे कि वो पूरी तरह हार चुका है। दूसरी तरफ सोगत में बिल्की खातून अर्थुर साहब के पास पहुंचती है और कहती है आप बात क्यों नहीं कर रहे? अर्थुर साहब कहते हैं ये झंडा आपके कबीले में होना चाहिए था बिल्की खातून, यहाँ नहीं। ये बिल्की खातून झंडा लेकर कहती है मुझसे बात करें, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्थुर साहब कहते हैं ये सही वक्त था कि मैं अपना हक वापस ले लूं। आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की थी बिल्की खातून, जल्द उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा। बिल्की खातून कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, सोगत पर आपका हक है। क्या इस तरह हमला करके आपको इसे वापस लेना चाहिए था? अर्थुर साहब कहते हैं हमारी फतह की जमीनों की हिफाजत करना हमारी इज्जत का मामला है बिल्की खातून। जब हमारी इज्जत का मामला होता है तो हम किसी के साथ मशवरा नहीं करते, हम सही वक्त पर हरकत में आते हैं। बिल्की खातून कहती है ये सही नहीं है, ऐसा करके आप पूरे उमर कबीले को अपने खिलाफ कर रहे हैं। अर्थुर साहब कहते हैं बुज़दिल हर रोज मरता है, जबकि बहादुर एक बार मरता है और वो मर्दों की तरह मरता है। मैंने सिर्फ इंसाफ कायम किया है और मैं तमाम तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ।
इबलगी खातून कहते दोनों कबीले के भाईचारे के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। और तुल साहब कहते हैं हक का रास्ता अल्लाह का रास्ता होता है और वो मुश्किल होता है। एक आदमी को मजबूत होना चाहिए। इबलगी खातून कहती है मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ये कहकर वो चली जाती है। नीचे सिरमा खातून कई कबीले के झंडे देकर शदीद गुस्से में थी, जबकि सरदार खातून मुस्कुरा रही थी। ऊपर औरतें सब गुटकुट को बुलाकर कहते हैं सोगत के लोगों को इकट्ठा करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज में सुल्तान केज काउच को एक जगह बांध दिया जाता है। इतने में दरक्योस के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। उरानूस कहता है वहां एक आदमी दरख्त के साथ बंधा हुआ है हजूर। इतने में दरक्योस उसे देख कर कहता है ये तो वही है सुल्तान केज काउच, आज हमारा बहुत खुशकिस्मत दिन है, हम संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लेंगे। इतने में कुछ मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। मंगोल सुल्तान केज काउच को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरक्योस कहता है हमें अभी हमला करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और सिपाही आ जाए। अगर हमने संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लिए तो हलाकू खां हमारे सामने बेबस हो जाएगा और वह हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ कई कबीले में अर्तु साहब कह रहे थे अल्लाह के हुक्म से और अपने दिमाग के इस्तेमाल से हमने अपना कबीला आजाद करवा लिया है, अब अगली बारी सौगौत की है। ये सुनकर हकीम हरतू कहता है उस गलीज अली जज ने बिबौरत को सरदार आला बनाया है। बिबौरत ये सब कुछ खड़ा होकर नहीं देखेगा सरदार। ये सुनकर अर्तुर साहब कहते हमने सोगत को अपनी तलवारों से फतह किया था। तुर्क रवायात वाजिया है, वो उसी जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे जिसे वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगह में सुल्तान केज का उसको मंगोलों ने घेरा हुआ था। एक सिपाही कहता खोलो इसे। ये सुनकर एक सिपाही उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह दरक्योस उस आदमी को मार देता है और अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह दरक्योस के आदमी मंगोलों के आदमियों को मार देते हैं। फिर एक आदमी आगे बढ़ता है और सुल्तान केज का उसको खोलता है, जबकि दूसरा आदमी संदूक उठा लेता है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। बिबौलत और उनके आदमी वहां पहुंच चुके थे, जिनमें मंगोल भी शामिल थे। इतने में तुर्गुत और उसके साथी मंगोलों के बेस में वहां पहुंच जाते हैं और सुल्तान केज का उस तक पहुंच जाते हैं। बामसी फौरन सुल्तान केज का उसकी रस्सी काट देता है और नीचे उतर आते हैं और उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। ये देखकर भी बोलत कहता है यरनाल वो सुल्तान केज का उसको लेकर जा रहे हैं, उनका पीछा करो। बामसी तुर्गुत को कहता है तुम लोग जाओ, मैं इस कुत्ते को देख लूंगा। इतने में यनार बामसी के करीब पहुंच जाता है और वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुर साहब और उनके साथी सोगत पहुंच जाते हैं। सब लोग बुलंद आवाज में अर्तुर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अर्तुर साहब जब आगे आते हैं तो देखते हैं उमर कबीले के झंडे हर तरफ लगे होते हैं। अर्तुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं ये झंडे उतार दो और काय कबीले के झंडे लगा दें। ये कहकर अर्तुर साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जडाल और बामसी के दरमियान लड़ाई शुरू थी। बामसी यनाल के पेट में तलवार घोंप कर कहता है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था यनाल, तुम इसके हकदार हो। ये कहकर बामसी अपनी तलवार खींच लेता है। यनाल नीचे गिर जाता है। फिर बामसी वहां से चला जाता है। इसी दौरान दरक्योस और अलीजंग के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से बहुत सारे आदमी मारे गए थे। फिर सबत अपने सिपाहियों को कहता है सुल्तान केज का उसके पीछे जाओ। दूसरी तरफ सोगत में उमर कबीले के झंडे उतार कर काई कबीले के झंडे लगाए जाते हैं। सोगत के लोग बहुत खुश थे। इतने में उमर कबीले के कुछ सिपाही यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उमर कबीले यानी सरदार आला का झंडा उतारने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। इतने में अर्तुर साहब वहां पहुंच जाते हैं। उमर कबीले के सिपाही अपनी तलवारें निकालना शुरू कर देते हैं। अर्तुर साहब कहते हैं मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, अपना हक लेने आया हूँ। सिपाही कहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, कमांडर अली जज ने सोगत और सरदार आला का ओहदा बिबौरा साहब को दिया है। अर्तुर साहब कहते हैं किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे हक को छीन सके। सिपाही कहता है तो तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना होगा। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह उमर कबीले के सिपाहियों को काबू में कर लिया जाता है। फिर अर्तुर साहब कहते हैं कोई मुझसे सोगत हासिल करना चाहता है तो अपनी तलवार के साथ मेरे सामने आए और दूसरों के साय के पीछे मत छुपे। अलीजा जो हलाकू खां के सामने ये पैगाम भेज दे
कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल ने सोगोत वापस ले लिया है। फिर अर्तुल साहब आगे बढ़ते हैं तो भारत के मजीद सिपाही आगे आ जाते हैं, तो एक सिपाही कहता है आप आगे नहीं बढ़ सकते अर्तुल साहब, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं मैं यहाँ इजाजत लेने नहीं अपना हक लेने आया हूँ। इस तरह सारे सिपाही गिर जाते हैं। इतने में सिरमा और बिल्की खातून वहां पहुंच जाती हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर बिल्की खातून कहती है इसका क्या मतलब है अर्तुल साहब, लेकिन अर्तुल बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सिरमा खातून कहती है ये बिबौरत यानी सरदार आला का घर है, आप ये क्या कर रहे हैं। इतने में सरदार खातून वहां पहुंच जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर अर्तुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं उमर कबीले के सिपाहियों से तलवारें ले ले, मैं सोगत में उमर कबीले के सिपाही नहीं देखना चाहता। सराय महल के अंदर भी उमर कबीले के झंडे उतार दें और काय कबीले के झंडे लगा दें। बिल्की खातून कहती है आप सरदार आला भी औरत के घर पर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं। अर्तुल साहब बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्की खातून भी अर्तुल साहब के साथ चल पड़ती है। अंदर आकर भी बिल्की खातून अर्तुल साहब को बहुत सारी आवाजें देती हैं। अर्तुल साहब उसकी किसी बात के जवाब नहीं देते और कहते हैं अंदर आ जाओ, हम अंदर आकर बात करते हैं। इसी दौरान उमर कबीले के झंडे उतार कर काय कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सबत और उसके सिपाही सुल्तान केशगढ़ की तलाश में एक जगह पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। तुर्गुत और बामसी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, फिर वो हमला कर देते हैं। इस तरह सबत और उसके आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत सुल्तान केशगढ़ से पूछते हैं कि आप ठीक है सुल्तान। केशगढ़ कहते हैं मैंने इनका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब्दुलरहमान कहते हैं हमें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कोई और सिपाही आ जाए। तुर्गुत कहते हैं हम जाएंगे अब्दुलरहमान, लेकिन पहले अली जग को दिखाएंगे कि वो पूरी तरह हार चुका है। दूसरी तरफ सोगत में बिल्की खातून अर्तुल साहब के पास पहुंचती है और कहती है आप बात क्यों नहीं कर रहे। अर्तुल साहब कहते हैं ये झंडा आपके कबीले में होना चाहिए था बिल्की खातून, यहाँ नहीं। ये बिल्की खातून झंडा लेकर कहती है मुझसे बात करें, ये आप क्या कर रहे हैं। अर्तुल साहब कहते हैं ये सही वक्त था कि मैं अपना हक वापस ले लूं, आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की थी बिल्की खातून, जल्द उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा। बिल्की खातून कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, सोगत पर आपका हक है, क्या इस तरह हमला करके आपको इसे वापस लेना चाहिए था। अर्तुल साहब कहते हैं हमारी फतह की जमीनों की हिफाजत करना हमारी इज्जत का मामला है बिल्की खातून, जब हमारी इज्जत का मामला होता है तो हम किसी के साथ मशवरा नहीं करते, हम सही वक्त पर हरकत में आते हैं। बिल्की खातून कहती है ये सही नहीं है, ऐसा करके आप पूरे उमर कबीले को अपने खिलाफ कर रहे हैं। अर्तुल साहब कहते हैं बुज़दिल हर रोज मरता है, जबकि बहादुर एक बार मरता है और वो मर्दों की तरह मरता है। मैंने सिर्फ इंसाफ कायम किया है और मैं तमाम तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बिल्की खातून कहते हैं दोनों कबीले के भाईचारे के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं हक का रास्ता अल्लाह का रास्ता होता है और वो मुश्किल होता है, एक आदमी को मजबूत होना चाहिए। बिल्की खातून कहती है मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी, ये कहकर वो चली जाती है। नीचे सिरमा खातून कई कबीले के झंडे देकर शदीद गुस्से में थी, जबकि सलजान खातून मुस्कुरा रही थी। ऊपर अर्तुल साहब गुटकुट को बुलाकर कहते हैं सोगत के लोगों को इकट्ठा करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।